वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे रीड लेवल 2 साइंस मैथ्स के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन के सामने आपका सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे इनमें से कौन सी, आपको बताना है कि भाई इन चारों ऑप्शन में से वे रक्त कोशिकाएं कौन सी है जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से अपने को सुरक्षित रखती है। आपके ऑप्शन है रक्ताणु यानी रेड ब्लड सेल्स, बी ऑप्शन श्वेताणु यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी ऑप्शन पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा श्वेताणु यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कुछ WBC के बारे में। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत WBC के बारे में आपका। तो WBC का कार्य क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का बनाना व रक्त स्राव को रोकना होता है। और RBC का कार्य क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का गैसों का आदान प्रदान करना होता है। और इसमें लसीकाणु का कार्य क्या होता है, तो एंटीबॉडी निर्माण कर शरीर को संक्रमण से बचाना होता है। और WBC का काम क्या होता है, तो शरीर के सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों को सुरक्षित रखना होता है। तो अपन ने सभी का पढ़ लिया। WBC का तो अपन ने यहाँ पढ़ लिया है कि शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है। RBC क्या करती है, तो RBC का कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन यानी गैसों का आदान प्रदान करना होता है। लसीकाणु ये क्या काम करती है, तो एंटीबॉडी का निर्माण कर शरीर को संक्रमण से बचाती है। और प्लेटलेट्स क्या काम करती है, तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाना, रक्त स्राव को रोकना, इनका कार्य किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 360 डिग्री अपन ने इसको एक्सप्लेन भी किया इस क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 109 नंबर है। ये जो भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है उसके हिसाब से है। क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन है आपको CO2 फेफड़ों में रक्त से बाहर निकाला जाता है। बी ऑप्शन है नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को गुद्दों से रक्त से निकाला जाता है। सी ऑप्शन है मूत्र बनाने का उद्देश्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना होता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सत्य कौन सा कथन हो जाएगा, मतलब चारों तीनों का तीनों सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो CO2 फेफड़ों में रक्त से बाहर निकाला जाता है। CO2 जो होता है वो फेफड़ों में रक्त से बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया यूरिक अम्लों को गुद्दों से रक्त से निकाला जाता है। और मूत्र बनाने का उद्देश्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना होता है। तो तीनों के तीनों अपने आप में एक एक्सप्रेशन ही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वनस्पति के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में हानि को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि वनस्पति के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में हानि को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए वाष्पोत्सर्जन, बी शोषण, सी परिवहन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। श्वसन के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। जो श्वसन होता है अपना श्वसन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। श्वसन में रेस्पिरेशन में देखें अपन तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इसके बारे में भी अपन आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तक द्रव या लसिका के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। यह आपको बताना है कि उत्तक द्रव और लसिका के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ये ऑप्शन, ये रक्त प्लाज्मा के समान होता है, ये रंगहीन होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो उत्तक द्रव और लसिका के लिए इनमें से क्या सत्य है, तो इनमें से सभी सत्य है। ये जो उत्तक द्रव और लसिका के लिए क्या होता है, तो ये रक्त प्लाज्मा के समान होता है, ये रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वायवीय एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है। अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वायवीय श्वसन में आपका अंतिम उत्पाद क्या होता है। ए ऑप्शन होगा आपका CO2 + H2O, बी ऑप्शन होगा O2 + H2O, सी ऑप्शन लैक्टिक एसिड, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा CO2 + H2O। तो श्वसन में अपन पढ़ते हैं, श्वसन में अब अंतिम उत्पाद के बारे में क्या निकलता है, तो CO2 + H2O। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में आपके अंतिम उत्पाद के रूप में आपका क्या निकलता है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है आपका रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं। डी ऑप्शन उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट भी होता है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो रक्त प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु के संदर्भ में आपको इनको क्या कहते हैं? इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी इनको कहा जाता है। तो चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा थ्रोम्बोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अपने को मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, प्लेटलेट्स या बिंबाणु को आप थ्रोम्बोसाइट्स ही कहते हैं। तो प्लेटलेट्स में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। आपको याद रखना है कि इसमें केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है। आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी में होता है। और फेकोसाइटोसिस डब्ल्यूपीसी से संबंधित हो जाएगा। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आपके किस में होता है? आरबीसी में होता है। और फेगोसाइटोसिस ये क्या होता है? तो ये आपका डब्ल्यूबीसी से संबंधित हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव का कौन सा लाभ प्राप्त होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका स्थलीय जीवों को जलीय जीवों की तुलना में कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। स्थलीय जीवों के पास फेफड़े होते हैं जबकि जलीय जीवों के पास नहीं होते हैं। वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता जल की तुलना में अधिक होती है। और डी ऑप्शन जलीय जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बताना है इसमें से कि क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता जल की तुलना में अधिक होती है। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता जल की तुलना में अधिक होती है। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ी बारे में। तो स्थल में जो होती है ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में होती है। स्थल में जो ऑक्सीजन होती है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिससे स्थलीय जीवों को ज़्यादा लाभ हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपको बताना है कि शारीरिक गतिविधि कुछ भी करते हैं अपन या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए ऑप्शन थकान, बी ऑप्शन कपकपी, सी ऑप्शन ऑक्सीजन की कमी और डी ऑप्शन पेशी क्षय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका अत्यधिक ऊर्जा का व्यय होता है। ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो थोड़ा इसमें अपन देखते हैं। तो व्यायाम के समय अनोक्सी श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? ऐंठन पैदा होने लगती है थकान के समय। यहाँ ऑक्सीजन की कमी, इसमें अपने का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी आहार नाल में निम्नलिखित भागों पर विचार करना है आपको। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय। तो उपयुक्त में से कहाँ कहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, ये आपको बताना है। कि इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि उपयुक्त में से कहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसमें सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 में आपके भोजन का पाचन नहीं होता है। 2 ऑप्शन है आपके ग्रसनी और 3 ऑप्शन है आपका ग्रास नाल। तो यहाँ पर आपका भोजन का पाचन नहीं होता है, अन्यथा मुख गुहा में होता है और आमाशय में भी भोजन का पाचन होता है। पढ़ते हैं कुछ बारे में इसके ग्रसनी और ग्रास नाल के बारे में। तो ग्रसनी व ग्रास नाल आप में कोई भी एंजाइम न होने के कारण इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इनमें भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? तो इसमें आपका कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होने के कारण आपका यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए ड्रोसेरा, बी निम्पेंथिस, सी ऑप्शन मोनोट्रोपा, डी ऑप्शन यूट्रिकुलेरिया। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मोनोट्रोपा जो है वो एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। बाकी अन्यथा ड्रोसेरा ये सभी कीट भक्षी पौधे हो जाएंगे। तो मोनोट्रोपा एक कौन सा पौधा हो जाएगा? तो मोनोट्रोपा आपकी एक मोनोट्रोपा कौन सा पौधा हो जाएगा आपका? मोनोट्रोपा आपका पर जीवी पौधा हो जाएगा।
याद रखना आपको मोनोट्रोपा कौन सा पौधा हो जाएगा, तो परजीवी पौधा हो जाएगा, जबकि अन्य तीनों ड्रोसेरा, निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया कीट बख्शी पौधे हो जाएंगे। बाकी अन्य सब क्या हो जाएंगे, कीट बख्शी पौधे हो जाएंगे, लेकिन जो मोनोट्रोपा है वह एक परजीवी पौधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका, यदि जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा स्रावित न किया जाए तो क्या होगा, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। यदि जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा स्रावित नहीं किया जाए तो क्या होगा। ए ऑप्शन, प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से रुक जाएगा। बी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण नहीं होगा। सी ऑप्शन है आपका, जठर की दीवार HCl के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएगी। डी ऑप्शन, जठर में कोई एंजाइम स्रावित नहीं होगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, जठर की दीवारें HCl के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अगर जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है द्वारा श्लेष्मा स्रावित ना किया जाए तो क्या होगा, तो इसमें आपका जो जठर की दीवार होगी वहाँ पर HCl के कारण क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, कौन सा अग्न्याशयी पाचक एंजाइम यानी पैनक्रियाटिक्स डायग्नोस्टिक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। आपको याद रखना है कि भाई कौन सा जो ऐसा पाचक एंजाइम अग्न्याशयी पाचक एंजाइम जो होता है जो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करते हैं। ये ऑप्शन है कोलेस्टिस्ट्रोकाइनिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन, सी ऑप्शन है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, डी ऑप्शन है आपको काइमोट्रिप्सिनोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोक्सी पेंटिडेज। तो इसमें जो कार्बोक्सी पेंटिडेज अग्न्याशयी पाचक एंजाइम है वो आपके पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में पढ़ते हैं। तो यह हार्मोन आपके अग्न्याशय को पाचक एंजाइमों को स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन में पढ़े तो यह अग्न्याशयों से स्रावित होता है। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज तो अपने पढ़ा, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए अंत में क्या कर देता है, एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। और अंत में आपका है काइमोट्रिप्सिनोजन, यह भी अग्न्याशय से स्रावित होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का वह तरल घटक कौन सा है जो पूरे शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन, अपशिष्ट उत्पादों को ले जाता है। आपके ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा वह तरल घटक होता है जो पूरे शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों को ले जाता है। तो प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है, तो प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का यानी ब्लड का 55% भाग होता है। तो आपको याद रखना है जो प्लाज्मा होता है वह रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 55% भाग होता है, जिससे सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है आपका वाटर यानी पानी मौजूद होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा होता है वह रक्त का लगभग 55% भाग होता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन होगा शायद ये, प्रत्येक वक्र में बड़ी संख्या में परिशोधन यानी फिल्ट्रेशन इकाइयाँ होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि जो प्रत्येक वक्र में बड़ी संख्या में परिशोधन यानी फिल्ट्रेशन इकाइयाँ होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है आपको ग्लीमेरुलस, सी ऑप्शन है वृक्कशिरा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके नेफ्रॉन। तो पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखें अगर अपन, तो नेफ्रॉन जो होता है प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन इकाइयाँ होती है। कितनी होती है, 10 लाख नेफ्रॉन इकाइयाँ मौजूद होती है। प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन इकाइयाँ होती है। और वृक्कशिरा वृक्क से रक्त ले जाने का कार्य करती है। वृक्क जो होता है वो शिरा वृक्क से रक्त ले जाने का कार्य करती है। तो ये थी आज की अपने साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आपको कैसी लगी आप मुझे सेशन के ख़त्म होने पर कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अपने JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दीपक सर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से भी आप अपने JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। साथ ही जो कोई भी चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार के साइंस के और राजस्थान GK के तमाम रीड से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।